हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स को देखेंगे और लास्ट वीडियो लेक्चर में रिसोर्सेज के बारे में जान चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। क में भूमि, ख में जल, ग में वन्य एवं वन्य प्राणी, घ में ऊर्जा जिसको शक्ति भी कहते हैं और घ में खनिज को जानेंगे। लेकिन इसमें भूमि संसाधन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं भूमि के बारे में। तो भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है जिस पे हम लोग निवास करते हैं और भूमि पे ही आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है और इसीलिए इसको मौलिक संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है और भूमि के द्वारा ही, भूमि पे ही हम लोग सारी जो क्रिया होता है आर्थिक, उसका संपादन करके अपने जीवन को चलाते हैं। उसके बाद है लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, अर्थात भारत में भूमि संसाधन। तो यहाँ पे देखना है कि भारत में भूमि संसाधन को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला हो जाएगा मैदान, दूसरा पठार और तीसरा पहाड़। तो भारत में मैदान का विस्तार 43% है जो कि समतल भूमि के अंतर्गत आता है और इसी भूमि पे कृषि किया जाता है और पशुचारण भी किया जाता है और इस पे आसानी से मकान भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है पठार, और पठार पे 27% ये भारत में पाया जाता है। पठार से ही खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा मिलती है। उसके बाद है पहाड़। भारत में पहाड़ का विस्तार 30% है और पहाड़ से ही विभिन्न प्रकार के नदियों का उद्गम होता है और इसी पहाड़ से बारहमासी नदियों का निकलती है और वह निर्माण होती है। उसके बाद जानेंगे भू उपयोग, अर्थात भूमि का उपयोग। पहला हो जाएगा वन, मतलब ये कि भूमि पर ही हम लोग वन लगाते हैं। सेकंड हो जाएगा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जो उपलब्ध नहीं होते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो जाएगा बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि। बंजर का मतलब ये कि जिस पे बहुत दिनों से खेती नहीं हुआ हो, और अयोग्य, कृषि अयोग्य का मतलब ये होता है जो जिस पे कृषि योग्य भूमि ना हो, जिस पे कृषि नहीं की जा सकती है। उसके बाद आता है गैर कृषि प्रयोगों के लिए, मतलब ऐसा भूमि जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ कल कारखाने का निर्माण किया जाता है, मकान बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो यहाँ पे जानेंगे इसके अंतर्गत 3 भूमि के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो है अस्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे परमानेंट चारागाह की व्यवस्था होती है, जहाँ पे बहुत सारे जो जानवर होते हैं वहाँ पे चरा करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। बहुत सारे भूमि ऐसे हैं जहाँ पे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और उसके अंतर्गत अधीन होते हैं। और यहाँ पे उपवनों, मतलब जहाँ पे वन होता है और उसका शाखा होता है। उसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि, तो वैसा भूमि जो कृषि काम उस पे किया गया हो लेकिन बहुत दिनों से वहाँ पे सख्त भूमि हो जाता है, या उसको कठोर भूमि कह सकते हैं। चौथा उपयोग हो जाएगा प्रति भूमि। प्रति भूमि 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट हो जाएगा वर्तमान प्रति, मतलब जिस भूमि पे 1 या 1 से कम साल से खेती नहीं किया गया हो उसे प्रति भूमि कहते हैं। उसके बाद पुरातन प्रति, मतलब जो पुराना प्रति होता है, जिस भूमि पे 1 या 5 साल से खेती नहीं किया गया हो उसे
पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं, और चौथा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र या ऐसा भूमि जहां पे एक साल में एक से अधिक बार उसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मृदा निर्माण के कारक और मृदा के प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले मृदा को डिफाइन करेंगे। असंगठित पदार्थों से मिलके बना हुआ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। और मृदा एक जीवंत तंत्र है, क्योंकि मृदा पे हम लोग आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं और मृदा पे ही हम लोग निवास करते हैं, और मृदा को अहम प्राकृतिक संसाधन भी माना जाता है। और मृदा का जो निर्माण होता है वह अगर कुछ सेंटीमीटर निर्माण होता है तो उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये जो निर्माण है वह गहरी निर्माण की बात किया जा रहा है। और मृदा का जो कारक है वह इस कारक के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तो फर्स्ट देखेंगे उच्चावच या ध्राकृति, सेकंड हो जाएगा मूल सेल या चट्टान, थर्ड हो जाएगा जलवायु, फोर्थ हो जाएगा वनस्पति, फिफ्थ हो जाएगा जैव पदार्थ, सिक्स्थ हो जाएगा खनिज कण, और सेवन हो जाएगा समय। और इसके अलावे भी तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन द्वारा मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद आएंगे मृदा के प्रकार। मृदा मुख्यतः 6 प्रकार के होता है, और यह प्रकार उसके रंग, बनावट, गहराई के अनुसार दिया गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा जलोढ़ मृदा, सेकंड काली मृदा, थर्ड हो जाएगा लाल एवं पीली मृदा, फोर्थ हो जाएगा लेटेराइट मृदा, फिफ्थ हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा, और सिक्स्थ हो जाएगा पर्वतीय मृदा। तो अभी जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के मैदान में है, और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित हुआ है। और पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। और यह डेल्टा का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुई है। और जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान क्षेत्र को दियारा भूमि कहा जाता है, और इस भूमि पे मक्का की अत्यधिक खेती होती है, और यह विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण एल्यूमिनियम और लोह यौगिक से हुआ है, इसलिए इस मृदा को काला मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी होता है। काली मृदा पर कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इसके अलावा काली मृदा पे गन्ना, प्याज और गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। काली मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, और यह दक्कन के लाबा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में फैला हुआ है, और वहां पे इसका विस्तार है। काली मृदा का निर्माण मूल सेलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से प्राप्त होता है। और इसकी विशेषता है ये नमी युक्त मृदा होती है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना इसमें परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण ये लाल
दिखाई देता है या लाल के नाम से जानते हैं। इसका विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवादार आग्नेय चट्टानों द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र में होता है। इसका विस्तार भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में है। इसमें चावल, बाजरा, मक्का, तंबाकू और फल की खेती किया जाता है। और उसके बाद है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा से पहले जान लेते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लेटर से हुई थी, जिसका अर्थ होता है ईंट होता है। और इसका निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर का है। मरुस्थलीय मृदा, इसका विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा मतलब कम वर्षा, ह्यूमस रहित बलुआई मिट्टी से हुआ है। इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में होता है। इसमें वनस्पति और खनिज की कमी होती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में इस मृदा को देखने को मिलता है और इसमें नदी घाटी में भी यह मृदा पाया जाता है। इसमें पर्याप्त वर्षा एवं वन पाया जाता है और ये जटिल एवं विविधता वाली होती है। मतलब ये जटिल कठोर मृदा होता है और इसमें कई तरह के रूप संलग्न होते हैं। इसमें ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। अब जानेंगे भूमि का उपयोग। तो फर्स्ट उपयोग है कि वन का विस्तार में अधिकतम भूमि पे पेड़ पौधा का विस्तार है। नेक्स्ट हो जाएगा कृषि अयोग्य बंजर भूमि, ऐसा भूमि जिस पे कृषि कार्य न किया जाता हो। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जो बंजर भूमि होता है उसको गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि बोलते हैं। उसके बाद जैसे इसमें फैक्ट्री, कारखाना और उद्योग धंधा स्थापित होता है। नेक्स्ट है अस्थाई चारागाह, ऐसा भूमि जहाँ पे कई सालों से चारा की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, जहाँ पे बाग बगीचों का विस्तार होता है और जहाँ पे बाग बगीचा होता है उसी को उपवन कह सकते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसा भूमि जहाँ पे 5 वर्षों से कृषि कार्य न की जाती हो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि, जहाँ पे हाल में ही कृषि कार्य नहीं की जाती हो, मतलब आगे किया जा सकता है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं।